हेलो माय डियर लिटिल फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। वार्षिक परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर ये है कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए और विषय है हिंदी। और फ्रेंड्स, इसका पूर्णांक है 70 नंबर और समय आएगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे आपको मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। तो जल्दी से इसके निर्देश पढ़ेंगे। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा तुरंत उस पर अपना रोल नंबर लिखना है। ये ज़रूरी है, कंपलसरी है। दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र में कुल 27 प्रश्न हैं। इस जो पेपर है इसके अंदर कुल 27 प्रश्न हैं। तीसरा निर्देश है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। चौथा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसके अंदर उत्तर लिखने, इस पेपर पर अपने उत्तर नहीं लिखने हैं। पांचवा निर्देश है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। आंतरिक खंड का मतलब है कि किसी प्रश्न में छोटे छोटे प्रश्न, जैसे कोई रिक्त स्थान है या इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आंतरिक खंड के प्रश्न कहलाते हैं। इन सभी को उस प्रश्न का नंबर डालकर एक जगह पर ही लिखना है, एक साथ ही लिखना है। छठा जो निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 से 7 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये उत्तर तालिका कैसे बनाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की, ये मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर बता रखा है। बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं उनके नीचे तालिका बना रखी है, उसके अंदर उत्तर कैसे लिखने हैं ये पूरी तरह से इसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगला निर्देश है, प्रश्न संख्या 8 से 14 तक के सभी आंतरिक खंडों के उत्तर एक ही साथ लिखें। अब इन 8 से 14 में भी आपको समझ में आ जाएगा कि आंतरिक खंड के प्रश्न होते क्या हैं। 8वां निर्देश है, प्रश्न संख्या 15 से 23 के उत्तर अधिकतम 30 शब्दों में दीजिए। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं तो 30 शब्दों में इनके उत्तर आपको देने हैं। निर्देश संख्या 9 है, प्रश्न संख्या 24 में दिए गए पद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करें। ये प्रश्न संख्या 24 है, इसमें अथवा में प्रश्न हैं, यानी 2 प्रश्न आएंगे। उन दोनों में से कोई एक प्रश्न जो आपको अच्छी तरह से आता है वो आपको प्रश्न करना है। तो ये 24 नंबर में जो दिया हुआ है पद्यांश हैं इसमें, यानी कोई कविता है आपकी बुक में जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, उस कोर्स में से कोई पाठ हैं कविता वाले। उन पद्यांश, उनमें से जो टुकड़े हैं उन कविताओं के, वो अथवा में यहाँ आएंगे। उनमें से कोई एक पद्यांश, कविता का जो अंश होता है उसको कहते हैं पद्यांश, उसमें से कोई एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अगला निर्देश है, प्रश्न संख्या 25 में दिए गए गद्यांश व पद्यांश में से किसी एक के सभी प्रश्नों के उत्तर छांटकर एक ही साथ लिखें। यहाँ जो 25वां प्रश्न है दोस्तों, इसमें भी अथवा में प्रश्न हैं। 2 प्रश्न हैं, यानी एक गद्यांश है और एक पद्यांश है। यानी एक तो आपके जो बुक है हिंदी की, उसमें से कविता वाला जो पाठ है उसमें से किसी भी कविता का एक अंश है, एक टुकड़ा है, और एक पाठ अलग है, निबंध हो सकता है, कहानी हो सकती है, उसमें से टुकड़ा है, उसको बोलते हैं गद्यांश। दोनों अथवा में हैं, गद्यांश और पद्यांश। तो आपको गद्यांश में से या पद्यांश में से किसी एक में से
उत्तर छांटने प्रश्नों के, वहाँ प्रश्न भी दिए हुए हैं उन गद्यांश या पद्यांश में, और उनके उत्तर आपको देने हैं। 11वां निर्देश है प्रश्न संख्या 26 व 27 के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दीजिए। ये पत्र हैं और निबंध हैं जिनके 150 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं, लिखने हैं। अब बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं जो अपनी उत्तर पुस्तिका में तालिका बनाकर वहाँ पर इनके ऑप्शन जो ए ब सेट है वो लिखने हैं। कैसे लिखेंगे ये मैंने नीचे तालिका बना रखी है, उस तरह से आपको अपनी आंसर बुक जो मिलेगी उसके अंदर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, रस से खा लेती है, चिड़िया क्या खा लेती है? तो सही ऑप्शन यहाँ है से, जुंडी के दाने। पहले का सही ऑप्शन है से। दूसरा प्रश्न है, लेखिका के अनुसार शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी मौका मिल जाता था। तो लेखिका के अनुसार शिमला के हर बच्चे को किस चीज़ का मौका मिलता था, कौन सी सवारी का मौका मिलता था? तो यहाँ सही ऑप्शन है द, घोड़े की सवारी का। तीसरा प्रश्न है, छोटू के पापा कहाँ से होकर काम पर जाया करते थे? तो यहाँ सही ऑप्शन है ब, सुरंग से। छोटू के पापा सुरंग से होकर काम पर जाया करते थे। प्रश्न संख्या 4, मनुष्य शब्द है। देखिए ये व्याकरण के प्रश्न हैं। मनुष्य शब्द है ये कौन सा वाचक है? तो यहाँ सही ऑप्शन है जातिवाचक, ए। चौथे का सही ऑप्शन है ए, जातिवाचक। 5वां प्रश्न है, सर्वनाम के भेद हैं, कितने भेद हैं सर्वनाम के? तो यहाँ सही ऑप्शन आएगा से, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। प्रश्न संख्या 6, अनुमान शब्द में उपसर्ग है। तो अनुमान शब्द में उपसर्ग है अनु, सही ऑप्शन है द। प्रश्न संख्या 7, पहला शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ सही ऑप्शन आएगा ए, पहला में प्रत्यय है आ। और इन सभी प्रश्नों की प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में देखिए इस तरह लिखना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले का ऑप्शन जो सही है वो से है तो से लिख दिया। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन द है तो द लिख दिया। 3 जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 उसका सही ऑप्शन ब है तो 3 के नीचे ब आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 4 के नीचे ए आ जाएगा। प्रश्न संख्या 5 के नीचे से, 6 के नीचे द और 7 के नीचे ए। जो सही ऑप्शन है कोई भी ऑप्शन जो सही होगा वो इनके नीचे आ जाएंगे। अब है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को एक शब्द में लिखिए। इनमें से 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी 2 वाक्य जिनके आपको एक शब्द 1 वर्ड आते हैं वो आपको लिखने हैं। तो मैंने तो चारों के चारों ही आपको बता दिए हैं। आपको जो भी एग्ज़ाम में अगर ये आ जाएं तो आपको इनमें से कोई भी शब्द जो याद हो वो लिख देना है। तो पहला है जिसकी मृत्यु न हो। तो जिसकी मृत्यु नहीं होती है उसको कहते हैं अमर, जो मरता नहीं है उसको बोलते हैं अमर। दूसरा, एक जगह इकट्ठे हुए लोगों की भीड़, जहाँ भीड़ इकट्ठी हो रखी है उसको बोलते हैं जमघट। तीसरा है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे बोलते हैं आस्तिक। जिसके माता पिता नहीं होते हैं, जिनके माँ बाप मर चुके हैं या है नहीं हैं, वो बच्चे वो कहलाते हैं अनाथ। ये चारों वाक्यों के एक शब्द लिख दिए हैं। इनमें से 2 वाक्यों को ही आपको करना है। यहाँ लिख रहा है देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ने और जब उनके जवाब देने हैं। प्रश्न संख्या 9, एक ऐसा शब्द युग्म बताइए जिसके अर्थ एकदम भिन्न होते हैं व उन शब्दों के अर्थ भी लिखिए। तो ये शब्द
बता दिया है। गोल मटोल, कोई भी शब्द आपको जो आता है वो आप लिख सकते हैं, तर बतर, गोल मटोल। और यहाँ पर दो शब्द हैं इसमें, गोल और मटोल, और दोनों के अर्थ भी लिखने हैं। तो गोल का अर्थ है गोलाकार और मटोल का अर्थ है भारी। दोनों के हो गए, ये शब्द युग्म तो हो गया गोल मटोल, और इस शब्द युग्म, युग्म शब्दों का जोड़ा, युग्म यानी जोड़ा, शब्दों का जोड़ा कौन सा है? गोल मटोल। और इसमें जो दोनों शब्द हैं उनके दोनों के अर्थ देखिए, गोल का अर्थ हो गया गोलाकार और मटोल का अर्थ है भारी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10। दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़कर उनका अर्थ बताइए तथा उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और दूसरा है काम तमाम कर देना। दोनों के अर्थ देख लेते हैं और वाक्यों में प्रयोग भी देख लेते हैं। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका मतलब है बहुत मेहनत और फ़ायदा कम, मतलब बहुत तो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और फ़ायदा उसका कुछ मिल नहीं रहा है। अब इसका वाक्यों में प्रयोग देखिए कैसे करेंगे। मान्या को रात दिन पढ़ते देखकर लग रहा था कि वह मेरिट में आएगी, यानी कि बहुत अच्छी परसेंटेज, टॉप करेगी, बहुत अच्छी परसेंटेज उसकी बनेगी। लेकिन जब रिजल्ट आया, परिणाम आया, तो वह तृतीय श्रेणी में ही प्राप्त हुई। यह तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। यहाँ एक वाक्य रह गया है, मैं बोल देता हूँ, आप उसको लिख लेना। मान्या को रात दिन पढ़ते देखकर लग रहा था कि वह मेरिट में आएगी, लेकिन परीक्षा परिणाम आने पर वह तृतीय श्रेणी में ही पास हुई। इसको आप लिख लेना। यह तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। दूसरा है काम तमाम कर देना, यानी मार देना। काम तमाम कर देना का मतलब है, अर्थ है मार देना। इसका वाक्य में प्रयोग, बिल्ली ने जैसे ही चूहे को देखा उसे पकड़कर उसका काम तमाम कर दिया। अब हैं प्रश्न संख्या 11। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। तो शब्द दे रखे हैं, पहला है रत्नाकर, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रत्न प्लस आकर। और दूसरा है हिमालय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा हिम प्लस आलय। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के विलोम शब्द लिखिए। देखिए 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से आपको केवल 2 शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। ध्यान से पढ़ना है प्रश्नों को, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। परीक्षा में इसी तरह से पेपर आएगा तो वहाँ पर प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़्यादातर प्रश्न आपके सही हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए, निम्न शब्दों में से किन्हीं दो के विलोम लिखिए। तो 4 शब्द हैं, चारों के विलोम मैंने लिख दिए हैं। आपको एग्ज़ाम में, परीक्षा में केवल 2 ही शब्दों के, कोई से भी 2 शब्द जो आपको अच्छी तरह से विलोम जिनके आते हैं, ढंग से विलोम जो याद हैं, वो ही लिखने हैं दोस्तों। तो पहला है दुर्गम, दुर्गम का विलोम है सुगम। आदि, आदि का विलोम हो जाएगा अंत। अनुकूल, अनुकूल का विलोम है प्रतिकूल। और चौथा है आय, आय का विलोम शब्द है व्यय। अब है प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला जो वाक्य है, महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवि हैं। तो ये महादेवी वर्मा महिला हैं, इसलिए यहाँ महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवि हैं ये नहीं आएगा, बल्कि कवयित्री हैं। तो ये सही होके हो जाएगा महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवयित्री हैं। और दूसरा है रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है। तो अवधि में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है धी में, तो यहाँ छोटी मात्रा लग जाएगी छोटी ई की। तो ये सही हो जाएगा रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है।
प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर भी देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेंगे तो घबराहट बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पर 4 शब्द हैं, इनमें से कोई से भी 2 शब्द जो अच्छी तरह से आपको पर्यायवाची शब्द याद हैं, पर्यायवाची यानी सेम वर्ड, उसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं। जैसे घर में आपका नाम होता है ना, तो व्यक्ति एक है लेकिन उसके नाम अनेक हैं, ये होते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पहला जो है आँख, आँख के पर्यायवाची, मैं यहाँ 4 शब्दों के पर्यायवाची बता रहा हूँ, लेकिन परीक्षा में एग्ज़ाम के अंदर आपको केवल 2 जो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में जो निर्देश दिए हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। अगर 2 के देने, 2 के पूछ रहा है तो 2 के पर्यायवाची शब्द लिखने, 3 के पूछ रहा है तो 3 के लिखने, सारों के पूछ रहा है तब सारों के लिखने। तो यहाँ पर 4 पर्यायवाची शब्द, 4 शब्द हैं, उनमें से 2 के पर्यायवाची, 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो आँख के पर्यायवाची हैं नयन, नेत्र और चक्षु। और दूसरा है कमल, कमल के पर्यायवाची हैं पंकज, जलज, पदम। तीसरा है सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची हैं दिनकर, भास्कर और आदित्य। चौथा है दुनिया, दुनिया के पर्यायवाची शब्द हैं जगत, संसार, विश्व। अब है प्रश्न संख्या 15। ये प्रश्न हैं 30-30 शब्दों में देने हैं। ये अपनी जो पाठ्य पुस्तक है, आपकी बुक है, उसके अंदर से ये सारे प्रश्न हैं। 15वां प्रश्न है, वह चिड़िया जो कविता में, इस कविता का नाम है वह चिड़िया जो, इस कविता में कवि ने छोटी चिड़िया के माध्यम से क्या संदेश दिया है। तो यहाँ संदेश पढ़ लेते हैं, क्या संदेश दिया है। उत्तर, वह चिड़िया जो, कविता में कवि ने छोटी चिड़िया के माध्यम से यह संदेश दिया है कि छोटी चिड़िया की तरह मनुष्य को भी संतोषी, स्वाभिमानी, साहसी, मृदुभाषी, स्वतंत्रता प्रिय और आत्मीयता रखने वाला होना चाहिए। अब है प्रश्न संख्या 16। बचपन नामक संस्मरण की लेखिका, जो आपकी किताब के अंदर जो कोर्स की बुक है उसमें ये संस्मरण है, बचपन जिसका शीर्षक है। तो बचपन नामक संस्मरण की लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा तथा चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। 2 नंबर के प्रश्न हैं। उत्तर है इसका, लेखिका को उनकी नज़र कमज़ोर होने के कारण चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे और उनकी सूरत को लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाते थे। अब है प्रश्न संख्या 17। नादान दोस्त, नादान दोस्त ये कहानी का नाम है जो आपकी किताब के अंदर है, कोर्स की बुक है उसके अंदर है ये। नादान दोस्त कहानी में केशव और श्यामा को नादान क्यों बताया गया है। उत्तर, केशव और श्यामा को अच्छाई बुराई का पता नहीं था, वे अबोध एवं नासमझ थे। वे चिड़िया के अंडों की हिफाजत करना चाहते थे। वे यह नहीं जानते थे कि उनके छूने से अंडे गंदे हो जाएंगे और चिड़िया उन्हें नीचे गिरा देगी। इस प्रकार की नासमझी के कारण ही नादान दोस्त कहानी में केशव और श्यामा को नादान बताया गया है। प्रश्न संख्या 18। पार नज़र के कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। ये कहानी है पार नज़र के, जो आपकी कोर्स की किताब में है, आपकी जो क्लास 6 की जो हिंदी की किताब है जिसका ये वीडियो है उसमें है। तो इसका उत्तर है, अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है नासा, अमेरिका की संस्था है ये, ने भेजा था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करके यह पता लगाना चाहते थे
कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीवन सृष्टि है या नहीं। अब है प्रश्न संख्या 19। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। उत्तर, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि मोहन बीमारी का नाम बता नहीं पा रहा था। वह केवल पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से कहा रहा था और कह रहा था कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ ऐसे ऐसे को कोई नई बीमारी समझ रही थी। प्रश्न संख्या 20। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है। तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे। उत्तर, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में फ़र्क यह है कि नागराजन को एल्बम अपने मामा से बना बनाया मिला था, जबकि राजप्पा ने स्वयं टिकटों का संग्रह कर एल्बम बनाया है। मैं अपने शौक पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, अर्थात स्वयं टिकटों का संग्रह कर अपना एल्बम स्वयं बनाऊंगा। मेहनत से जो काम करते हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसलिए मेहनत करके जो भी कुछ बनाऊं मेहनत करके बनाऊं। प्रश्न संख्या 21। जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था। उत्तर है इसका, हेलन केलर सोचती थी जब प्रकृति की वस्तुओं को केवल छूकर देखने से ही इतना आनंद मिलता है, तो जो लोग उन वस्तुओं को देख सकते हैं उन्हें उन वस्तुओं को देखकर कितना आनंद मिलता होगा। उन्हें उन वस्तुओं को देखकर तो मन मुग्ध हो जाना चाहिए था, परंतु इस तरह की संवेदना आँखों वाले लोगों में वस्तुओं के प्रति नहीं होने की वजह से ही हेलन केलर को ऐसा लगता था कि जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। संसार पुस्तक है। प्रश्न संख्या 22 में है, संसार पुस्तक है पत्र में लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है। ये पत्र है जो आपकी कोर्स की किताब में है, जिसका नाम है संसार पुस्तक है। तो उत्तर है इसका, धरती पर मौजूद छोटे बड़े पत्थर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को लेखक ने प्रकृति के अक्षर कहा है। प्रश्न संख्या 23। लोक गीतों की भाषा की क्या विशेषता होती है। उत्तर है, लोक गीतों की भाषा गांवों और आंचलिक क्षेत्रों की बोलियां होती हैं। इनकी भाषा अच्छी तरह समझी जाने वाली तथा हृदय के भावों के अनुसार होती है। इसी कारण लोकगीत बहुत प्रसन्नता और आनंददायक होते हैं। लोकगीत मन को प्रसन्न करने वाले और आनंददायक होते हैं। इनकी भाषा की सरलता इनकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यही लोकगीतों की सफलता का कारण भी होती है। अब है प्रश्न संख्या 24। 6 अंक का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 2 पद्यांश हैं। पहला पद्यांश आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको पढ़ूंगा पहले। ये अथवा में है। आपको इनमें से केवल एक पद्यांश की ही सप्रसंग व्याख्या करनी है। जो पद्यांश आपको ढंग से आता है, अच्छा लगता है
और जिसको आप अच्छी तरह से अर्थ कर सकते हैं। तो इस पद्यांश को पढ़ रहा हूँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कितना शौर्यपूर्ण काव्यांश है, पद्यांश है। इसके उत्तर में अर्थ देखना है, इसका अर्थ करना है। तो प्रसंग है, यह पद्यांश पाठ्य पुस्तक में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी से लिया गया है। इसमें सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए पराक्रम और शौर्य का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या करेंगे। कवयित्री के अनुसार भारत में जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई शुरू हुई तो यहाँ के सभी राजाओं के सिंहासन हिल उठे, घबरा गए। राज परिवारों ने अंग्रेज सरकार पर अपनी नज़रें टेढ़ी की, क्रोध प्रकट किया, गुस्सा किया, गुलामी की जंजीरों में जकड़कर कमज़ोर हो गई। भारत में एक नया जोश पैदा हुआ। नया जोश पैदा होने का मतलब यही था कि सिंहासन हिल उठे। हिल उठने का मतलब यही है कि भारत के राजा महाराजाओं में, लोगों में एक नया जोश, नई क्रांति का जोश पैदा हुआ और सब लोग अपनी खोई हुई आज़ादी की कीमत समझ गए और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया। सन 1857 में पुरानी तलवार चमक उठी, अर्थात भारत के लोगों का सोया हुआ शौर्य और पराक्रम पुनः जाग उठा और झांसी की रानी एक मर्द की भांति अर्थात वीर पुरुषों की तरह वीरता से लड़ी। कवयित्री कहती हैं कि उसकी इस वीरता की गाथा हमने बुंदेलखंड के हर बोलों अर्थात हर व्यक्ति के मुख से सुनी थी। ये तो इस पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या हो गई। अब अथवा में दूसरा पद्यांश है। अगर ये आता है अच्छी तरह से तो आपको ये करना है, या जो अभी पहले बताया है ये करना है। एक करना है, एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर। तो अथवा में दूसरा पद्यांश है, इसको पढ़ लेते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व असमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर भोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाली कविता का अंश है। अब इसका प्रसंग और व्याख्या दोनों देखेंगे। यह पद्यांश पाठ्य पुस्तक में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी से लिया गया है। देखिए, ये पद्यांश भी उसी कविता में से लिया गया है। इसमें सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध दिखाए गए पराक्रम और शौर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या है, कवित्री कहती है कि अन्य दूसरे क्रांतिकारियों या सेनानियों की कहानी को छोड़कर हम झांसी की रानी का शौर्य देखने झांसी के युद्ध मैदानों में पहुँचे हैं, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई मर्द की भांति अर्थात वीर पुरुष की तरह वीर पुरुषों के बीच में खड़ी हुई है।
लेफ्टिनेंट वॉकर के अंग्रेज सैनिकों के साथ पहुंचने पर वहां पर खड़ी लक्ष्मीबाई अपनी तलवार खींच लेती है, अपनी म्यान में से निकाल लेती है। उसके बाद असमान अर्थात दो गैर बराबरी वाले योद्धाओं में युद्ध हुआ, जिसमें वॉकर घायल होकर भाग जाता है और उसे हैरानी होती है, आश्चर्य होता है कि कैसे वह एक स्त्री योद्धा से हार गया। कवियत्री कहती है कि उसकी इस वीरता की गाथा, किसकी? लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा हमने बुंदेलखंड के हर बोलों, हर व्यक्ति के मुख से सुनी थी। अब है प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पढ़ेंगे पहले। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। ये गद्यांश है, आपकी कोर्स की जो बुक है हिंदी की, उसके अंदर से ये लिया गया है और इसके अंदर से प्रश्न बने हैं और इसी के अंदर से इनके उत्तर भी मिलेंगे। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, यह धरती कितने साल पुरानी है? तो यही मिल जाएगा आपको, यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। करोड़ों साल तक धरती पर किसका राज्य रहा? ये भी यही मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, आदमी का इस धरती पर जन्म कब हुआ? और चौथा है, आदमी किस तरह के औजार इस्तेमाल करता था? तो यहाँ उत्तर हैं इनके। पहले का उत्तर है, यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, करोड़ों साल तक धरती पर केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही राज्य रहा। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, आदमी का जन्म इस धरती पर कोई 5 लाख वर्ष पहले हुआ। चौथा प्रश्न का उत्तर है, आदमी पहले पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। ये तो गद्यांश हो गया। और अथवा में अब आया पद्यांश। ये कविता का जो टुकड़ा है, कविता का जो अंश है, उसको पद्यांश बोलते हैं। और कोई कहानी है या निबंध है, उसका कोई अंश है, उसको पद्यांश बोलते हैं, गद्यांश बोलते हैं। तो ये पद्यांश है अथवा में। तो आपको जो भी ढंग से आता है, तरीके से आता है, उसे आप यहाँ पर एग्ज़ाम में अपनी में करके आएंगे। ये पद्यांश पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। ये पद्यांश है, जो कविता है उसका एक अंश है। इसमें से ये 4 प्रश्न हैं और इसी में से इनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, यह पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये याद होना चाहिए आपको कि किस पाठ से लिया गया है। दूसरा है, यह पद्यांश किस कवि द्वारा रची गई कविता से लिखा गया है? तो यहाँ कवि का नाम आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची किसका हाथ नहीं छोड़ना चाहती है? चौथा प्रश्न है, छोटी बच्ची कहाँ पर सोना चाहती है? उत्तर है इनके। पहले प्रश्न का उत्तर है, यह पद्यांश मैं सबसे छोटी हूँ नामक पाठ से लिया गया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, यह पद्यांश सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रची गई कविता से लिया गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, छोटी बच्ची अपनी माँ का हाथ कभी छोड़ना नहीं चाहती।
और चौथा जो प्रश्न का उत्तर है, छोटी बच्ची अपनी माँ की गोद में सोना चाहती है। प्रश्न संख्या 26 है, एक प्रार्थना पत्र है। आप कक्षा 6 के करीब छात्र हैं, अतः अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र देख लेते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कॉमा आ जाएगा हिंडौन कॉमा करौली। ये जो विद्यालय जहाँ पर है, जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ का नाम आएगा और उस विद्यालय का नाम आएगा। मैंने यहाँ विद्यालय का नाम लिख दिया है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, और जगह मान लिया है कि ये हिंडौन में है, जिला इसका करौली है। विषय शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र है। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे पिताजी एक छोटे दुकानदार हैं। दुकान से उनके पास बहुत कम आय होती है। घर में कमाई का अन्य कोई साधन नहीं है। वे आगे मेरे विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। मैंने हमेशा से ही प्रत्येक कक्षा प्रथम श्रेणी में से उत्तीर्ण की है। तथा मैं आगे और भी अध्ययन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, परंतु अब गरीबी के कारण विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करना कठिन हो रहा है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी आर्थिक स्थिति पर विचार करके मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्णतया मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद दे देना है। दिनांक आ जाएगी, वर्ष आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य, नीचे नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगी। नाम रामलाल अग्रवाल मैंने लिखा है, आपका जो नाम है वो लिखना है। अब अथवा में देखिए पत्र है, इसके एक प्रार्थना पत्र है और एक पत्र। इनमें से जो भी आपको तरीके से ढंग से अच्छे से आता है वो एग्ज़ाम में लिखना है, एक ही लिखना है, दोनों के दोनों करके नहीं आने। ये आप अलवर निवासी विजय गुप्ता हैं, जयपुर में पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे यहाँ अथवा में जो पत्र लिखना है, ये पत्र आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। देखिए, किसी भी तरह का पत्र और प्रार्थना पत्र हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, और मेरे चैनल का नाम है गर्ग एजुकेशन टेक, जिसको आप अभी देख रहे हैं। इस पर हर तरह के वीडियोस उपलब्ध हैं, वहाँ आप जाकर ये पत्र देख सकते हैं। अब है प्रश्न संख्या 27, जिसमें 150 शब्दों में निबंध लिखना है। तो यहाँ 4 सब्जेक्ट हैं, 4 विषय हैं, इनमें से किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। मैंने यहाँ कोरोना वायरस पर निबंध का वीडियो अटैच कर दिया है। देखिए, मेरे चैनल पर निबंध भी उपलब्ध हैं, हर तरह के निबंध, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, कहानियाँ, संवाद, कन्वर्सेशन, व्याकरण, हर तरह के मटेरियल उपलब्ध हैं, वहाँ आप इनको देख सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ में ये जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है कक्षा 6 का, विषय हिंदी का, इसका वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बार बार कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।